विवाद सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी अहम राजनीतिक पार्टियां बैठक में होंगे शामिल। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भारत दौरे पर। दिल्ली में आज इंटेलिजेंस एजेंसी की अहम बैठक। बड़े खतरों के साथ चीन पर चर्चा। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में विस्फोट, 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और दिल्ली में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। लाउड स्पीकर विवाद सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है। एमएनएस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रमुख राज ठाकरे इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। एमएनएस की तरफ से बाला नंद गवाकर और संदीप देशपांडे इस मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में लाउड स्पीकरों की तेज आवाज, खासकर मस्जिदों से होने वाली अजान के समय होने वाले ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक इस मामले को पूरी तरीके से सुलझाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी। तो लाउड स्पीकर विवाद पर मामला बढ़ता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में कुल मिलाकर जो सियासत शुरू हो गई है उसको लेकर खत्म करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने इस बैठक को बुलाई है और कुल मिलाकर क्या सहमति बनेगी ये देखना इस बैठक में अहम होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्भय, लाउड स्पीकर विवाद महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, कितना अहम है ये बैठक? बिल्कुल, देखिए पूजा, जाहिर सी बात है कि काफी अहम ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खास करके अगर आप देखेंगी तो एमएनएस की तरफ से, यानी कि जो ये ऐलान कर दिया गया है कि अगर जितने भी मस्जिदें हैं उन पर अगर 3 तारीख से पहले, यानी कि 3 मई से पहले अगर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर उसके बाद इसका अंजाम उल्टा हो सकता है। या तो वो खुद से, क्योंकि राज ठाकरे ने जो बातें कही हैं उसके बाद अब संकट और भी गहराते जा रहे हैं। राज ठाकरे ने कह दिया कि 3 मई तक अगर सभी मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है उसको हटाया नहीं जाएगा तो या तो वो हनुमान चालीसा का पाठ बाकी हमें मंदिरों से करना शुरू करा देंगे या फिर उसे खुद हटाएंगे। अब ऐसे में अगर सबसे बड़ी स्थिति ये बन गई है कि जहां एक तरफ धर्म को लेकर के देश में कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि विशेष धर्म की प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, की स्थितियां बनती जा रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर की समस्या है और इस पर चर्चा आज से नहीं हो रही है। आपने देखा होगा पूजा की इससे पहले भी जब सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर हटाने की बातें कही थी और कई ऐसे बयान आते रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसे बयान देखने को मिले हैं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, कई जगहों पर ऐसे बयान आते रहे हैं। और ऐसे में अब स्थितियां ना बिगड़ जाए, इसको लेकर के सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद होंगे। वहां ये तय किया जाएगा कि आखिर में क्या करना है, क्योंकि राज ठाकरे को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में वो आएंगे तो उनके आखिर क्या विचार रहे हैं और आखिर वो क्यों इस तरीके का। देखिए, अगर आप जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इससे पहले भी महाराष्ट्र में कई बार हिंदुत्व को लेकर की कई मांगे उठी हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस जो एक बार ये फैसले लेती हुई दिख रही है और खास करके राज ठाकरे को लेकर के देखा जा रहा है। उसके बाद क्या सियासी करवट लेगा या किस तरीके के क्या हिंदुत्व की छवि पर वो महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को एक बार फिर से पाना चाहेंगे, क्योंकि जब उनके भाई थे बाल ठाकरे थे उस वक्त कहीं ना कहीं उनका एक व्यक्तित्व ही था, कुल मिलाकर के देखे तो हिंदुत्व को लेकर के। और अब राज ठाकरे भी अपने भाई के तर्ज पर वो अपनी छवि को उकेरना चाहते हैं, उसे उभारना चाहते हैं और शायद मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने के इतने बड़े ऐलान के बाद क्या कुछ तस्वीरें होंगी ये देखना होगा। बिल्कुल निर्भय, बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, आज प्रमुख बैठक है और इस बैठक का हिस्सा जो है वो कई राजनीतिक पार्टी बनने वाले हैं और इसके बाद इस लाउड स्पीकर विवाद को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा।
दुनिया भर में भारत की ताकत बढ़ी है और यह वजह है कि बीते कुछ महीनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अब राजधानी में 40 देशों के खुफिया एजेंसियों की एक अहम बैठक हो रही है। दुनिया की 40 से ज्यादा देशों की खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भारत दौरे पर हैं और दिल्ली में सोमवार को इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में आतंक, ड्रग्स और दुनिया के सामने मौजूदा संकट पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की बैठक में कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई देशों के बड़े खुफिया अधिकारी भी दिल्ली में जुट रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हो सकते हैं। दिल्ली में 24 और 25 अप्रैल को यह बैठक हो रही है। दक्षिण पूर्व नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में विस्फोट में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने एक बयान में विस्फोट को तबाही और राष्ट्रीय आपदा बताया है। राज्य के अधिकारियों ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि इमो राज्य के उजाही इग्बेमा स्थानीय सरकारी क्षेत्र में रात विस्फोट हुआ और भंडारण क्षेत्र में आग लग गई, जहां 100 से अधिक लोग काम कर रहे थे। एक अधिकारी ने यह बताया है कि दर्जनों मजदूर आग की चपेट में आ गए, जबकि कईयों ने जंगल में भागकर खुद की जान बचाने की कोशिश की। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आग किस वजह से लगी, विस्फोट किस वजह से हुआ, इसको लेकर भी अभी कई खुलासे होने बाकी है। साथ ही 2 संदिग्ध आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि उन्होंने संदिग्धों की पहचान जाहिर नहीं की है। बताया गया है कि धमाके में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने की योजना बनाई जा रही है और उनमें से किसी की भी पहचान नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित भगवान परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल बनाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी करने की घोषणा की। भगवान परशुराम मंदिर प्रांगण में आयोजित जनसभा में परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा है कि स्थान के सर्वगिना विकास के लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पहले वित्तीय वर्ष के बजट से आवंटित धन यहां विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। इस घोषणा से जलालाबाद सहित समस्त जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि लोक मान्यता है कि जलालाबाद में जन्मदिग्ध ऋषि के आश्रम में मां रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसी कारण यहाँ पर भगवान परशुराम, मां रेणुका का मंदिर और जमदिग्ध ऋषि का आश्रम है। बड़े भाई के निर्देशन साथ आज हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में महाराजा अपने परशुराम साहब का, भगवान परशुराम जी के जो स्थल है उसको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का आज घोषणा की गई है। अधिकारियों की टीम हम लोग भेजेंगे। पूरा व्यापक रूप से सर्वेक्षण और उसके लिए प्रयोग तैयार होगा। बड़े जनपद सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र बाजार के छितरापड़ में जमीनी विवाद को लेकर चले ईंट पत्थर में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें एक के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर 4 थाने की पुलिस पहुंच मामले को शांत कराया। वहीं मृतक के परिजनों ने पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधान के साथ पुलिस जो है वो मौजूदगी में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इधर हालातों की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। ये क्षेत्रापार गांव है, ये थाना क्षेत्र उसका बाजार है, जिसमें ज़मीन का इनका आपस का विवाद था और उसको लेकर के कल मारपीट हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक युवक की आज मृत्यु हो गई है। अभी तत्काल इसको संज्ञान ले लिया गया है और इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की अभी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम। स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम। रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम नीतीश आज करेंगे जल संसाधन विभाग की समीक्षा। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश आज करेंगे जल संसाधन विभाग की समीक्षा। समीक्षा के दौरान सीएम करेंगे बाढ़ निरोधात्मक कार्य पर चर्चा। तो बाढ़ निरोधात्मक कार्य पर चर्चा होगी और जल संसाधन विभाग के कई योजनाओं की जानेंगे स्थिति। 15 जून से मानसून की एंट्री से पहले तैयारियों में जुटी सरकार। सीएम नीतीश कुमार गंगा उद्वहन योजना पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द ही बिहार में मौसम बदलने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली है और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार
जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान आपको बता दें कि बाढ़ निरोधात्मक कार्य यानी कि बाढ़ से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ कार्य किए जाएंगे, इस पर चर्चा होगी और जल संसाधन विभाग के कई योजनाओं की भी स्थिति को सीएम जानेंगे। दरअसल 15 जून से बिहार में मानसून की एंट्री हो रही है और इससे पहले सरकार अपनी तरफ से तमाम तैयारियां करने की कोशिश में जुटी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बारिश आने से पहले सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहती है, क्या कुछ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से मानसून आता है बिहार में तो कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ जैसी स्थितियां हो जाती हैं। राजधानी पटना की बात करें तो 2019 में इस तरीके की स्थिति हो गई थी कि पूरा बिहार और राजधानी पटना जलमग्न हो गया था। अब इस चीज के निपटारे के लिए सीएम नीतीश कुमार आज जल संसाधन विभाग के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा के दौरान तमाम बाढ़ से बचने के क्या उपाय हैं वो किए जाएंगे। आपको बताते चले कि अगर बिहार की बात कर ले तो 15 जून तक संभावित जो है वो मानसून बिहार में आ जाएगा और उससे पहले तमाम स्थितियां जो है वो साफ करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि कई ऐसे बिहार में बाढ़ प्रभावित जिले हैं जहां पर बाढ़ से काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर बात कर ले दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, ऐसे कई जिले हैं जहां पर बाढ़ से काफी ज्यादा त्रासदी हो जाती है और ऐसे में इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री आज एक अन्य मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन एक अन्य मार्ग के अंदर जो कार्यालय है मुख्यमंत्री का वहीं पर बैठ के इन तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे। एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि देखिए बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति हम देखते हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं और स्थितियां कुल मिलाकर ऐसे होती है, लेकिन फिर भी सरकार के इन दावों और तैयारियों के बावजूद भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इतना समय बाकी है और सरकार बैठक कर रही है, क्या लगता है इस बार असरदार कार्य करने की कोशिश है? बिल्कुल पूजा, कोशिश लगातार सरकार जो है वो कर रही है कि बिहार में बाढ़ से जो त्रासदी हो रही है उसे कम किया जा सके, क्योंकि कई सालों से देखा जा रहा है कि जो नदी है उसमें कटाव की वजह से, बालू निकालने की वजह से जो एरिया है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जो बाढ़ की स्थितियां हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हाजीपुर की बात कर ले तो गंगा किनारे का क्षेत्र है, जिला है और ऐसे में वहां पर भी काफी ज्यादा हानि हो जाती है, त्रासदी हो जाती है जब बाढ़ आता है। तो पिछले बार भी देखा गया था कि चाहे वो तमाम नेता हो या प्रतिपक्ष हो, वो दौरा कर रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्रों का, और ऐसे में इस बार इस तरीके की त्रासदी ना हो इसको लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही चिंता कर रहे हैं और इसको लेकर आज बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले से ही मुख्यमंत्री और बिहार सरकार इसको लेकर चिंतित है और बैठक कर रही है। उत्कर्ष, आपको यहाँ रोकेंगे और एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी हुई हम बता देते हैं, जहां पर आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। एक और बड़ी खबर जहां पर सदस्यता अभियान को लेकर आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक है और आरजेडी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी ने 1 करोड़ मेंबर बनाने का 30 जून तक टारगेट दिया हुआ है और ऐसे में इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो शामिल होंगे। आरजेडी की तरफ से सदस्यता अभियान का सिलसिला लगातार जारी है और आज सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उत्कर्ष से इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। उत्कर्ष, आज नेता प्रतिपक्ष बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए करीब 1 करोड़ जो नए ये कह सकते हैं कि लोग को जोड़ने की कोशिश कर रही है राजद, और इसको लेकर आज एक समीक्षा बैठक भी है। और इस जो कह सकते हैं कि जो लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की बातें हैं, ये उस समय शुरू हुई थी जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना आए हुए थे और उसी समय से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई थी। कई लोगों को सदस्यता लालू प्रसाद यादव के द्वारा ग्रहण कराया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार ये सदस्यता अभियान चल रहा है और अब जून तक 1 करोड़ नए सदस्य बनाने की बात हो रही है, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और देखिए इस अध्यक्षता को लेकर के, सदस्यता अभियान को लेकर माफ कीजिएगा, बैठक करने वाले हैं, तो इसमें इस बैठक में इस अभियान को लेकर कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिस पर तेजस्वी जोर डालने वाले हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार तेजस्वी यादव की जो नई छवि उभर के आ रही है कि वो एमवाई समीकरण से दूर हटकर A to Z की पार्टी की बात कर रहे हैं।
तो सबसे ज्यादा जो प्रयास है तेजस्वी यादव का कि केवल यादव समीकरण और मुस्लिम समीकरण को साधना ना चाहेंगे और उससे ज्यादा जो तमाम अलग जाति हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश है। और इस बार जो ये 1 करोड़ सदस्यता अभियान है इसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सवर्ण समाजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर वोट है उसको बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। पूजा बिल्कुल उत्कर्ष, आपको यहाँ पर रोकेंगे। और देखिए जिस तरीके से लगातार आरजेडी की तरफ से बैठक, एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। आरजेडी को लेकर ही राजद पटना के महानगर युवा अध्यक्ष आज इस्तीफा सौंपेंगे। तो देखिए इस्तीफा सौंपने वाले हैं, बड़ी खबर, जहां महानगर युवा अध्यक्ष रामराज यादव सौंपेंगे इस्तीफा। बता दें आपको कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को 2 बजे अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। और ऐसे में बता दें आपको बड़ी खबर निकलकर, जहां पर तेज प्रताप यादव द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर वो इस्तीफा सौंपने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर तेज प्रताप यादव के ऊपर मारपीट का आरोप उन्होंने लगाया और इस आरोप के बाद आज इस्तीफा सौंपने वाले हैं। जगदानंद सिंह को रामराज यादव कई दिनों से अस्पताल में इसकी वजह से भर्ती थे और अब जगदानंद सिंह को वो इस्तीफा सौंपेंगे। उत्कर्ष जुड़े हुए, उत्कर्ष से अधिक जानकारी लेंगे। उत्कर्ष, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल पूजा, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कुछ दिनों सर्कुलर रोड पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। उस समय अनिल सम्राट के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था। हालांकि अब जो सामने बात आ रही है कि राजद के युवा पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव के साथ भी इसी तरीके की घटना हुई है, जिसको लेकर वो आज करीब 2 बजे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पास इस्तीफा सौंपेंगे। देखिए सूत्रों की माने तो कई बातें सामने आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव द्वारा उन्हें पीटा भी गया था और उन्हें कहा गया था कि छात्र जनशक्ति परिषद में आ जाए और राजद का जो परिषद है उसे छोड़ दे। हालांकि इसके बाद उनके इनकार के बाद काफी नाराज चल रहे थे तेज प्रताप यादव और उसके बाद ये स्थिति हुई जब 10 सर्कुलर रोड में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। वहां पर जब तेज प्रताप यादव और रामराज यादव एक साथ नजर आए उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें जबरन बंधक बनाकर पीटा है। चलिए उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए महानगर युवा अध्यक्ष रामराज यादव आज इस्तीफा सौंपने वाले हैं। दरअसल जगदानंद सिंह को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और कई सारे आरोप जो हैं वो भी रामराज के द्वारा लगाए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के अतलखा पंचायत के बुटहा गांव में रविवार को भीषण आग लगी, जिसमें लगभग 4 से 5 दर्जन घर जलकर राख हो गए। वहीं घर के भीतर रखी कई परिवारों के लाखों की संपत्ति भी जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं अचानक लगी भीषण आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर 5 दमकल की गाड़ियों के साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। घटना के बाद पीड़ित परिवार अब सरकार और लोगों से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जहानाबाद जिले के बंदूबीघा इलाके में पति और पत्नी के आपसी झगड़े से सनकी पति ने अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, जिसके बाद पति ने खुद का भी गला काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आनन फानन में परिजनों ने दोनों ही घायल पति पत्नी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों को की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक उपचार करने के बाद पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। लेकिन घायल अजीत कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई और पत्नी का पटना पीएमसीएच में इलाज जारी है। हालांकि अभी तक दोनों के बीच में झगड़े का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। कोरोना की चौथी लहर को लेकर जहां राज्य सरकार अलर्ट मोड में है, वहीं आम लोग गंभीर नहीं हो रहे हैं, जिसका नजारा रायबरेली में तब सामने आया जब जिला अस्पताल में वार्डों के औचक निरीक्षण के लिए सीएमएस पहुंची। यहां ज्यादातर मरीज बिना मास्क के नजर आए, यहां तक कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी बिना मास्क के नजर आए। हालांकि सीएमएस नीता साहू ने इसे लेकर गांधीगिरी अपनाते हुए सभी को मास्क सौंपकर उनसे सुरक्षा की अपील की। अस्पताल की व्यवस्थाओं के आजकल मौसम अब गर्मी का आ गया है, तो जाड़े से जब गर्मी का मौसम आता है तो थोड़े से चेंजेस आते हैं, तो हम लोगों ने फिर ठंडा शीतल जल की व्यवस्था की है मरीजों के हित में।
और उन लोगों को मैंने मास्क के लिए कहा, जितने मरीज आते हैं अभी उनको थोड़ी सी मास्क लगाने में दिक्कत हो रही है, तो उनको समझाते हैं कि भाई आप मास्क लगाएं, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, उसकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करिए, मरीजों की सुरक्षा। और चलिए झारखंड से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मौसम विभाग का येलो अलर्ट झारखंड के लिए जारी किया गया है। बड़ी खबर जहां पर मौसम विभाग का येलो अलर्ट झारखंड के लिए 27 अप्रैल तक कई जिलों में हीट वेव का रहेगा असर। तो देखिए झारखंड के कई जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। रांची, कोडरमा, गढ़ावा, चतरा, पलामू प्रभावित रहने वाला है। धूप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी। पश्चिम सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि में भी हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। तो झारखंड के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट, जहाँ पर हीट वेव जो है इसको लेकर चेतावनी दी गई है। कई वहाँ पर जो जिले हैं वहाँ पर हीट वेव को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।